आज थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ। आज लॉ देखेंगे, 3 लॉ हैं, वो देखेंगे जीरोथ, फर्स्ट और सेकंड। और कल फिर इसमें देखेंगे कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन वगैरह, और फिर न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, तो 2 से आज का मिला के 3 लेक्चर लगेगा, हो जाएगा पूरा अच्छे से। तो अभी हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के लॉ की। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ, पूरा लिख लो थर्मोडायनेमिक्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स। इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। जीरोथ लॉ क्यों बोल रहा गया इसको? दरअसल क्या हुआ था ना कि पहले फर्स्ट और सेकंड लॉ दे दिया गया था, तो फर्स्ट और सेकंड लॉ दे दिया गया था, और ये लॉ जो है सबसे बेसिक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पूरा किससे डील करता है? टेम्परेचर से। थर्मोडायनेमिक्स के बेस में टेम्परेचर है, जैसे ग्रेविटेशन के बेस में मास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस में चार्ज है, तो इसके बेस में टेम्परेचर, और ये लॉ टेम्परेचर को ही डील करता है। तो टेम्परेचर सबसे बेसिक है। चूंकि फर्स्ट सेकंड लॉ पहले दे दिया गया था, तो इसको थर्ड देना सही नहीं होता, क्योंकि ये पहला आना चाहिए था, बेसिक था, इसलिए फर्स्ट से पहले नाम दे दिया गया जीरोथ लॉ। तो कुछ ऐसा है, तो लिख लो जीरोथ लॉ। सिंपल सा क्या है? सिंपल सा इसका ये कहना है, मैं समझा देता हूं फिर लिख लेना। मान लो 3 बॉडी है, एक है तुम्हारा ये बी, एक मान लो बॉडी कोई टच कराए इससे, और एक अदर इधर टच कराए कोई, ये मान लो ए है, ये है सी है। इसका सिंपल सा कहना है कि अगर ए बी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तुम बोलोगे मैथ तो सिंपल ये कहता है ये सर, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी, तो इसमें क्या ही नया है? दरअसल है, हम इक्वल कहने के कई तरीके हो सकते हैं ना, उनको किसके बेसिस पे इक्वल कहें? जैसे 2 बालक ही है या बालिका है, हम बोलते हैं दोनों इक्वल है, किस बेसिस पे कहें? हो सकता है दोनों का हाइट सेम हो, या हो सकता है दोनों का वजन सेम हो, या हो सकता है दोनों का कुछ और सेम टाइप का कपड़ा पहना हो, स्कूल ड्रेस पहना हो सेम टाइप का, तो सेम का मेरा कुछ बेसिस पे सेम कहा होगा ना। तो यहां हमने किस बेसिस पे सेम कहा? कोई ऐसा चीज देखा जिसके बेसिस पे हमने बोल दिया कि 2 चीजें अगर वो चीज दोनों का सेम है, एक का दूसरे से, ए का बी से और सी का बी से वो चीज सेम है, तो ए और सी का भी वो चीज सेम होगा। और वो चीज क्या था? वो चीज था टेम्परेचर। तो इससे हमको कॉन्सेप्ट पता चला किसका? कि टेम्परेचर का। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हुई, तो लिख लो सिंपल सा स्टेटमेंट लिखो। इफ बॉडीज ए एंड बी, किसी को किसी लिख सकते हो, तीनों बस इक्वल करना और कोई नहीं। इफ बॉडीज ए एंड बी आर इच इन, ए एंड बी आर इच इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड बॉडी सी, थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड बॉडी सी, then they are in thermal equilibrium, they are in thermal equilibrium with each other, then they are in thermal equilibrium with each other। तो एक दूसरे से क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो इससे हमको एक चीज पता चला कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी चीज है जिसकी बेसिस पे हमने सेम कहा, और वो चीज क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर है। तो नीचे एक लाइन लिख सकते हो, नीचे एक लाइन लिख लो, मैसेज ऑफ मतलब संदेश क्या है इसका? इस लॉ से क्या पता चला, क्या मैसेज दे रहा है? तो मैसेज ऑफ जीरोथ लॉ, मैसेज ऑफ जीरोथ लॉ इज everybody has a property, zeroth law is everybody has a property called temperature, everybody has a property called temperature। तो इससे हमको क्या पता चला? टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पता चला। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, कुछ खास नहीं है। बोर्ड पे अगर नोट करना है तो कर सकते हो, पर विशेष कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंटरनल एनर्जी, इसके बारे में इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हम अब जाएंगे, पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ में इंटरनल एनर्जी का टर्म आता है, तो हमको पता होना चाहिए इंटरनल एनर्जी होती क्या है। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है?
अंदर की एनर्जी, किस इंटरनल, इंटरनल मतलब आंतरिक, अंदर का। तो किसी के अंदर की एनर्जी किसी बॉडी की क्या होगी, अंदर क्या होता है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन सब का मोशन जो हो रहा है, इन सब के पास जो एनर्जी हो रही है दो टाइप की। तो इनके पास कौन टाइप की एनर्जी हो सकती है, दो टाइप की। एक अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, दूसरा इसके पास अगर रुके हैं और एनर्जी कंप्रेस करके रखा हुआ है तो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर एनर्जी हो, हमने स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा हुआ है, अभी ये रेस्ट में है तो एनर्जी क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। लेकिन जैसे हाथ हटाएंगे वापस आएगा, आ जाएगा, यानी इसके पास क्षमता है एनर्जी की, हमने एनर्जी को कंप्रेस करके रखा हुआ है। तो उसी तरह से एटम्स में भी क्या हो सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी दो टाइप की एनर्जी हो सकती है। ये तो लिख लो इंटरनल एनर्जी के बारे में, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल्स, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल्स, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल्स, एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या ऐसा करो, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स, सिंपल, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज, द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज, मॉलिक्यूल इज सम ऑफ, इज सम ऑफ, इज सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी and potential energy, sum of is sum of its kinetic energy and potential energy। इसके पास जो एनर्जी होगी किसका सम होगा, इन दोनों का सम होगा, ठीक, क्लियर है। तो अब तक जितनी बातें इसमें बताया या समझाया इंटरनल एनर्जी में, उस बेसिस पे मुझे एक बात बताओ कि इंटरनल एनर्जी को क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या बोलेंगे, इंटेंसिव है, गुड। इंटेंसिव क्या बताया था, क्या बताया था, इंटेंसिव याद रखो, इंटेंसिव बताया था ना वहां पे इन से, इंटेंसिव इन से शुरू होता है, इनसे याद रखो इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट हो किससे, साइज और मास से, उसको बोलते थे इंटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या है, जो डिपेंड करता है। तो हमने लिखाया नहीं था तुम साफ साफ कि मास, वॉल्यूम, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंट्रोपी, इंथैल्पी, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव है। तो ये एनर्जी ही तो है, तो क्या है, एक्सटेंसिव है, ठीक है, एक्सटेंसिव है। या फिर हमने करके भी दिखाया था कि आधा कर दिया तो आधा हो गया मास और वॉल्यूम। तो लिख लो नीचे, इंटरनल एनर्जी इज एन, इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है, तो एक्सटेंसिव है। नीचे लिखो, लिखो, इसमें कॉन्सेप्ट ही अभी लॉ में थ्योरी सब है, देखेंगे। लिखो, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम, डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम। हमने बताया था स्टेट, स्टेट का बताया था, स्टेट क्या बोलते हैं, यानी कंडीशन ऑफ सिस्टम, कि किस कंडीशन में है, किस स्टेट में है, किस फेज में है, क्या है, ये इंटरनल एनर्जी है। तो स्टेट ऑफ सिस्टम कोमा, कोमा, नॉट ऑन, एनओटी, नॉट ऑन हाउ दैट स्टेप, नॉट ऑन, बोर्ड पे लिखा है, नॉट ऑन हाउ दैट स्टेट, हाउ दैट स्टेट, हाउ दैट स्टेट, स्टेट इज अचीव्ड, बोर्ड पे लिखा है, हाउ दैट स्टेट इज अचीव्ड, हाउ दैट स्टेट इज अचीव्ड। ये कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी का, अच्छा जरा समझना क्या चीज लिखा है। ये जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या बताता है, सिस्टम का स्टेट किस स्टेट में है, ये नहीं बताता कि कैसे उस स्टेट को अचीव किया गया। मतलब अभी किसी की क्या कंडीशन है, किसी बॉडी की, किसी एटम की अभी क्या कंडीशन है, वो उससे लेना देना है। उस कंडीशन में वो कैसे पहुंचा है उससे लेना देना नहीं है इसका। कहने का मतलब कि अगर मान लो एटम है वो मोशन में, रैंडम मोशन में है, या कंप्रेस्ड फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी को कंटेन कर रहा है, तो वो कैसे कंप्रेस्ड फॉर्म में पहुंचा या रैंडम मोशन में कैसे पहुंचा, कैसे उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, क्यों वाइब्रेट किया, उस प्रोसेस से लेना देना नहीं है। कैसे वाइब्रेशन को अचीव किया, कैसे वो कंप्रेशन को अचीव किया, कंप्रेस हुआ, उससे लेना देना नहीं है। ये है किस कंडीशन में देखा गया, अभी किस कंडीशन में, बात समझे, ये उससे लेना देना है।
कि अभी जो दिख रहा है उस किसी चीज को मान लो गर्म किया, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, अब उसके मॉलिक्यूल मोशन करने लगे, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये जो हम हीट जो सप्लाई कर रहे हैं टिल उसको वो अचीव कराए, उससे लेना देना नहीं है इसका लेना देना अभी किस कंडीशन में देखा गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे मैं एक टर्म बताऊंगा, इसलिए एक नोट देके कुछ बातें लिखो, नोट देके कॉन्सेप्ट लिखो। अच्छा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल ही है पर बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लिखा रहा हूं सब, और एनसीईआरटी में भी लाइन बाय लाइन दिया है कॉन्सेप्ट, तो अच्छा है। लिखो, फर्स्ट लिखो, देयर इज नो मीनिंग ऑफ, देयर इज, अच्छा जब कॉन्सेप्चुअल बनता है ना, पूछा जा रहा है कहीं अच्छे वाइवा में या फिर आप बहुत अच्छे इंटरव्यू में जाते हो ना, करीब बार्क वार्क का इंटरव्यू में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन सब का, तो फिर आपसे बहुत थ्योरी बेसिक में भी फंसाता है, बेसिक थ्योरी, बेसिक ग्राफ, इवन एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पढ़े हो, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तक पूछा गया है भाभा के आपके बार्क के इंटरव्यू, और इसमें बोर्ड भी रहता है, लंबा इंटरव्यू चलता है भाभा का एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, उसका करीब 45 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा तक इंटरव्यू चलता है। तो वहाँ ये भी बोर्ड लगा हुआ है, वाइट बोर्ड तुम्हारा इंटरव्यू पैनल में ही है, इसका ग्राफ बनाओ एक्सपोनेंशियल फलाना बेसिक, तो क्या ठीक है, तुम्हारे तो सिलेबस का पार्ट है। तो लिखो, देयर इज नो मीनिंग ऑफ, देयर इज नो मीनिंग ऑफ, नो मीनिंग ऑफ, नो मीनिंग ऑफ, देयर इज नो मीनिंग ऑफ, बोर्ड पे लिखा है वर्ड, नो मीनिंग ऑफ वर्ड, इस वर्ड का कोई मतलब नहीं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, हीट एंड वर्क। अब बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं, नो मीनिंग ऑफ वर्ड हीट एंड वर्क। अब बोलोगे ये क्या खतरनाक बात बोल रहे हैं, हीट वर्क का मीनिंग नहीं है तो अब तक पढ़े क्या, हीट वर्क तो खूब सारा पढ़ रहे हैं हम, फिर हीट वर्क का मीनिंग क्यों नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में। दरअसल हम शॉर्ट में हीट और वर्क वर्ड बोलते हैं, हीट और वर्क नाम का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, दरअसल वो होता है हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर। क्यों सही वर्ड कहना थर्मोडायनेमिक्स में हीट और वर्क की जगह पे हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर कहना, क्यों सही है कहना, इसलिए क्योंकि ये दोनों एनर्जी इन ट्रांजिट है, जो एनर्जी इंटरनल एनर्जी को उस स्टेज में पहुंचाया जिसके लिए हम इंटरनल एनर्जी में जिसको नहीं देख रहे हैं, इंटरनल एनर्जी में ये मतलब नहीं है कि अभी जिस कंडीशन में उसको अचीव कैसे किया, लेकिन उस कंडीशन को जो अचीव कराया वो हीट और वर्क कराया। तो ये दोनों एनर्जी ट्रांजिट में है, जब प्रोसेस संपन्न हो गया तब दोनों का मतलब नहीं है। कहने का मतलब क्या है, हीट का एग्जिस्टेंस तभी तक है जब आपने गैस ऑन किया है, जितने देर तक गैस ऑन है, जितने देर तक तुम्हारा बर्नर है, आग जल रही है, उतने देर तक मतलब है उसका। तो एनर्जी जब ट्रांसफर हो रहा है ना उस गैस से किसी बर्तन में, या एनर्जी हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो जैसे आपने गैस को बंद कर दिया, नो हीट, हम हीट की बात ही नहीं करेंगे। तो हीट की बात तभी करेंगे जब एनर्जी कहीं जा रहा है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन टेम्परेचर ही समान रहे तो नो हीट, नो हीट। तो हीट एनर्जी ट्रांसफर के केस का ही एनर्जी है। उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स वर्क भी तब तक मिलेगा जब तक क्या होगा, हीट होगा, यानी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। क्यों आपका पतीले में पानी गर्म है, बर्तन में पानी गर्म है और वो थाली को धक्का मार रहा है, क्यों धक्का मार रहा है, वर्क कर रहा है, कब तक, जब तक प्रोसेस है। प्रोसेस कौन सा है, फेज चेंज हुआ, वेपर बना, वो धक्का मार रहा है। तुमने गैस बंद किया, वेपर बनना खत्म, प्रोसेस खत्म, कोई वर्क नहीं। बात समझ रहे हो। तो ये एनर्जी दोनों ट्रांजिट की एनर्जी है, इसलिए सही वर्ड जो टेक्निकली है वो है हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर। तो लिख लो फुल स्टॉप, हीट एंड वर्क, हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर, फुल स्टॉप। उसी के बाद हीट ट्रांसफर, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब जो ट्रांजिशन स्टेज में है, जो ट्रांसफर हो रहा है, जिसका जो मोशन में है। हीट ट्रांसफर एंड बोर्ड पे लिखा है वर्क ट्रांसफर इज द राइट वर्ड, is the right word because they are energy in transit, because they are energy in transit, they are energy in transit। तो ये एनर्जी है ट्रांजिट में, ट्रांजिट मतलब ट्रांसफर के केस में, एनर्जी इन ट्रांजिट। बात समझ में आई। तो जब ट्रांजिट का केस है तो हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर है, और जब ट्रांजिट होकर कंडीशन किसी में पहुंच गया तो वो इंटरनल एनर्जी है। सेकंड लिखो, सेकंड कॉन्सेप्ट, द स्टेट ऑफ, लिखना सेकंड में लिखना, द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, द स्टेट ऑफ
thermodynamic system, state of thermodynamic system is characterized by, thermodynamic system is characterized by its internal energy, characterized by its internal energy. अब किसी स्टेट में है, किसी कंडीशन में पहुंचा है, वो कौन बताएगा? उसकी इंटरनल एनर्जी. अब हीट और वर्क का मतलब नहीं है, हीट ट्रांसफर हो गया, वर्क ट्रांसफर हो गया, जब तक ट्रांसफर हो रहा है तब तक मतलब है. अब उसकी वजह से जिस कंडीशन में है उसका मेजरमेंट कौन है? इंटरनल एनर्जी. तो कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरनल एनर्जी, नॉट हीट, लिख लो इंटरनल एनर्जी कोमा नॉट हीट और वर्क, नॉट हीट और नॉर वर्क, ऐसा करो, नॉट हीट नॉर वर्क, नॉट हीट नॉर वर्क, नॉट हीट नॉर वर्क, फुल स्टॉप. एक लाइन लिखना, एक लाइन लिखना, पूरे कॉन्सेप्चुअल बात है. अच्छा कौन सा है? सो टू राइट, जैसे लिखा हूं लिख लो, एनसीईआरटी की लाइन है. सो टू राइट, सो टू राइट, जैसे लिखा है वैसे लिख लो. इसमें लिख लो क्या बोलते हैं इसको? सेमीकोलन. तो लिख लो इसमें ए गैस इन ए गिवन स्टेट, सो ए गैस इन ए गिवन स्टेट. अच्छा, तो हम अगर एक सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं कि कोई गैस है वो किसी गिवन स्टेट में है, हम क्या बोलेंगे? हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट या वर्क. लिखो, सो ए गैस इन ए गिवन स्टेट, गैस इन ए गिवन स्टेट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ heat and work, certain amount of heat and work, certain amount of heat and work. मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस सही है लिखा हुआ? सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, या ऐसा करो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट या वर्क. ये चलो हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर ही बोल दिया, तो क्या सही है स्टेटमेंट कि एक गैस इन अ गिवन स्टेट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर ही बोल दिया, क्या ये सही है? नहीं, देखो हमने क्या बोला, हीट या वर्क एनर्जी इन ट्रांजिट है. जब प्रोसेस हो रहा है तभी. गिवन स्टेट मतलब किसी स्टेट में पाया गया, मतलब किसी स्टेट में देख रहे हो, तो कंडीशन किसी में इंटरनल एनर्जी बोलना चाहिए. उस प्रोसेस को ले जा रहा है जो हीट या एनर्जी प्रोसेस है, वर्क ट्रांसफर का केस का एनर्जी है. हम बोल रहे हैं किसी कंडीशन में ऑलरेडी है, एनर्जी ट्रांजिट की बात नहीं कर रहे, तो ये लिखना गलत है. आपको सिंपल असर्शन रीजन में दे दे और गलत हो जाएगा. और पिछले साल, इस बार भी है, पिछले साल ज्यादा पूछा था, खास करके बाद के शिफ्ट में, जनवरी अटेम्प्ट में ये देखो तो लास्ट ईयर जो है आपका 26, 27, 28 जनवरी के आसपास में थ्योरेटिकल में क्वेश्चन पूछा है, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जेईई मेन में. तो खैर ठीक है. वर्क लिखो जैसे लिखा वैसे, इज मीनिंगलेस, इज मीनिंगलेस, इज मीनिंगलेस. क्यों? क्योंकि ये एनर्जी इन ट्रांजिट है, ऐसा लिखना गलत है. किसी स्टेट में किसी रुके कंडीशन में है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी. मीनिंगलेस, फुल स्टॉप. बट द स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट, बट द स्टेटमेंट. अब स्टेटमेंट ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही इसके अंदर लिख लो, ए गैस, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख लो ऐसे, ए गैस इन ए गिवन स्टेट, ए गैस इन ए गिवन स्टेट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ, गैस इन ए गिवन स्टेट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ, मैं इसी में काम चला रहा हूं मिटा के, आप फ्रेश लिख रहे हो, ठीक है. सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी. किसी गिवन स्टेट में गैस के पास सर्टेन अमाउंट है इंटरनल एनर्जी का. ये कहना सही है कि गलत है? ये सही है, क्योंकि गिवन स्टेट में है, ट्रांजिट के केस का नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? उसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी है. इंटरनल एनर्जी लिख लो, इज ए कंप्लीटली मीनिंगफुल स्टेटमेंट, इज ए कंप्लीटली मीनिंगफुल स्टेटमेंट, इज ए कंप्लीटली मीनिंगफुल स्टेटमेंट. ठीक है, ठीक है. तो एक आध मिनट कुछ नोट कर लो, फिर एक आध मिनट.
चलो अब आ जाओ इंटरनल एनर्जी, थोड़ा फर्स्ट लॉ में जरूरी था इसलिए बताया। अब आते हैं फर्स्ट लॉ पे। अब बात करते हैं, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है देखते हैं। फर्स्ट लॉ सिंपल थर्मोडायनेमिक्स का क्या है तो समझ लो, आसानी से समझ लो, हमेशा याद भी रहेगा। देखो अब एक बात समझो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। मान लो मैंने क्या किया कि 2000 रुपया एक बालिका को दिया, समझना ध्यान से। 2000 रुपया इस बालिका को दिया, बोला बालिका बाजार से सामान ले आओ कुछ, ठीक है। मैंने 2000 रुपया बालिका को दिया, या चलो मैंने 2000 रुपया बालिका को दिया और बोला कि चलो पीछे वाले बालक को दे देना, बाजार से कुछ सामान लाना है उसको, ठीक है। मैंने 2000 रुपया बालिका को दिया, बोला कि पीछे वाले बालक को दे दो, उसको बाजार से कुछ सामान लाना है, ठीक। उसने क्या किया, 2000 में से 500 रुपया अपने पास रख लिया, गड़बड़ किया। और बालक ने खुद कितना दिया, 1500। तो सामान वो कितना का लाएगा, 1500 का लाएगा। बेईमान नहीं हुआ तो 1500 को सामान लेके आ जाएगा, यानी हाँ। तो मैंने टोटल कितना दिया, 2000। 500 किसने रख लिया, बालिका ने, और 1500 का क्या आया, सामान आया। तो मैंने सामान के लिए कितना दिया था, 2000, और सामान कितने का आया, 1500 का। यानी मैंने जो एनर्जी सप्लाई किया था वो 2000 का, उसमें से जितना वर्क चाहा मैंने नहीं हुआ, कितना का वर्क हुआ, 1500 का। 500 क्या हुआ, बालिका ने रख लिया। अगर अपने पास रख लिया तो अपने लिए खर्च किया, खुद के लिए खर्च किया, खुद के लिए खर्च किया तो खुद को फायदा हुआ, मतलब खुद की एनर्जी बढ़ी। खुद की एनर्जी बढ़ी मतलब खुद की कौन सी एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी। खुद की कौन सी एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी। यानी 500 रुपया कहाँ गया, इसके इंटरनल एनर्जी में गया। 2000 जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, हमारा क्या पर्पस है, हीट से वर्क देना, हीट देना, उससे वर्क मिलना। तो मैंने 2000 रुपया हीट दिया, 500 रुपया बालिका ने अपने रख लिया, किसमें खर्च हो गया, उसके इंटरनल एनर्जी में। और काम कितने का हुआ, यानी वर्क कितने का हुआ, 1500 का। तो फर्स्ट लॉ सिंपली यही कहता है कि 2000 इक्वल टू 500 प्लस 1500। तो एग्जाम में लिख के आ जाना, 2000 इक्वल टू 500 प्लस 1500 इक्वल टू फर्स्ट लॉ। यानी मैंने क्या दिया जरा समझो, हीट डेल्टा क्यू। इंटरनल एनर्जी को क्या लिखते हैं, यू से, तो चेंज इन डेल्टा यू। डेल्टा यू बालिका ने जो रख लिया, और वर्क कितने का मिला, डेल्टा डब्ल्यू। तो फर्स्ट लॉ यही है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक। डेल्टा क्यू जो हीट सप्लाई किया था, 2000 रुपया जो दिया था। डेल्टा यू जो इंटरनल एनर्जी हुई, बालिका ने खुद रख लिया, अपने लिए खर्च किया, तो ये इंटरनल एनर्जी हो गई जो सिस्टम के पास रह गया खुद। और जितना का वर्क मिला, वर्क बालक ने 1500 का सामान लाया तो 1500 का वर्क मिला, यही है हमारा फर्स्ट, ठीक। तो लिख लो एक लाइन, फिर लिख लेना जो लिखा है, लिखो इट इज द लॉ ऑफ। अच्छा, इस प्रोसेस में टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही रही ना, भले किसी के पास चला गया, किसी के पास चला गया, लेकिन टोटल 2000 ही तो रहा। कि इसने 500 रख लिया, दूसरे को 1500 दिया, तो 2000 दिया, एक के पास 500, एक के पास 1500, टोटल एनर्जी फैल गई, पर रही तो टोटल उतना ही ना। तो ये किसको बता रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन को बता रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन को बता रहा है। तो लिख लो इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ के बारे में, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स। देखो एनर्जी ही कंजर्व रहता है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। यही एनर्जी कंजर्व जब हम पढ़ते हैं फ्लूइड के लिए तो बर्नौलीज होता है, वहां पे जो एनर्जी थी वो कंजर्व हुई। थर्मोडायनेमिक्स में जो एनर्जी थी वो कंजर्व हुई, हर जगह होता है। 12th में फिर जाओगे पढ़ोगे, वहां पे भी लॉ, हाँ इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ सेकंड लॉ, वहां भी बात करेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ। तो वो भी एनर्जी कंजर्व ही है, वो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से चार्ज को लेके कंजर्वेशन है। ये तुम्हारा जाके थर्मोडायनेमिक्स के लिए कंजर्वेशन है, फ्लूइड में फ्लूइड के लिए कंजर्वेशन है, पर एनर्जी कंजर्वेशन अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से यूज हुआ है, तो ठीक है। अकॉर्डिंग टू लिख लेना दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी फर्स्ट लॉ यही लिख लो जो लिखा नीचे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू क्या है, हीट गिवन किसको दिए, जिससे काम लेना है, यानी किससे काम लेना है, जिसपे हम फोकस कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं, सिस्टम को पढ़ते हैं, जिसको देखते स्टडी करते हैं वही तो सिस्टम है। तो एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को जितनी एनर्जी दी है वर्क करने के लिए वो क्या है, डेल्टा क्यू, हीट गिवन टू द सिस्टम। अच्छा,
किसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, जिसको देंगे उसी की चेंज होगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को यू से लिखते हैं, चेंज को डेल्टा यू से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और हमने क्यों दिया था ये एनर्जी, वर्क करने के लिए दिया था, तो ये वर्क हुआ, किसको दिया था एनर्जी, सिस्टम को। तो वर्क भी कौन करेगा, सिस्टम करेगा। और सिस्टम किसके अगेंस्ट वर्क करता है, सिस्टम के बाहर सराउंडिंग है। सराउंडिंग वर्क हमने डेफिनेशन भी लिखाया था कि वर्क डन क्या होता है, जो कोई सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है। तो ये क्या है, वर्क डन बाय दी, कौन करेगा, सिस्टम, किस पे, सराउंडिंग, सिस्टम ऑन दी सराउंडिंग। अगर सिस्टम से बाहर कुछ है ही नहीं, मतलब जो वर्क कर रहा है जिस पे, वो भी सिस्टम का ही पार्ट हो गया, तो जीरो है जो बताए थे, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द सराउंडिंग, ऐसा कर लो, ऑन द सराउंडिंग ज्यादा अच्छा वर्ड है, अगेंस्ट द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द सराउंडिंग, ठीक है ना, अगेंस्ट द सराउंडिंग। क्लियर है ये। अब देखो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये तो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है, ये तो सही है हमेशा, ठीक है। ये तो लॉ गिवन है तो लॉ तो सही है, ठीक है। अब अगर ये किसी भी टाइप के लिए वैलिड है, एनर्जी कंजर्वेशन है किसी भी टाइप के लिए वैलिड है, लेकिन अब जो बात कर रहे हैं, अगर हमने याद करो पीडीवी वर्क बताया था, कब बताया था, फॉर ए क्लोज्ड प्रोसेस, क्लोज सिस्टम, सॉरी फॉर ए क्लोज सिस्टम, और किसके लिए, लॉस नहीं हो रहा था, याद करो, फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस, उसको बोलते थे रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर क्लोज सिस्टम है, बताया है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जा रहा है, तो वर्क डन को हम क्या लिखते थे, पीडीवी, वर्क डन को लिखते थे पीडीवी, पीडीवी। और पीडीवी को लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं, चूंकि सब कुछ डेल्टा में लिखा है, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, और पी डीवी की जगह लिख सकते हैं पी डेल्टा वी, जहां पे वर्क डन क्या है, पी डेल्टा वी। उस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक। अच्छा, अब अगर हम बात करें फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जहां से शुरू करते हैं वहीं खत्म हो जाता है, इनिशियल और फाइनल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो अगर एक बात समझो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जहां से चले फिर वहीं आ गए, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मान लो ये है, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, यही इनिशियल है और यही फाइनल है, ऐसे आए सॉरी ऐसे आए, घूम के फिर यहीं आ गए। इनिशियल अगर फाइनल पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसके लिए चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होगा, जीरो होगा। उसके लिए उस टाइप की चीज जीरो होगी जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइप की चीज हो, जो बताया था हमने, एक डिस्टेंस टाइप की चीज, एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस टाइप की चीज किस पे डिपेंड कर रही है, पाथ पे। डिस्प्लेसमेंट टाइप की चीज पाथ पे डिपेंड नहीं करे, इनिशियल फाइनल पे। उसको यहाँ क्या बोले थे थर्मोडायनेमिक्स में, पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन, पॉइंट स्टेट एक ही था। तो जो यहाँ पे हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर, ये प्रोसेस इन एनर्जी इन ट्रांजिट है, ये एनर्जी इन क्या है, ट्रांजिट है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये है पाथ डिपेंडेंट, ये है पाथ डिपेंडेंट यानी पाथ फंक्शन, ये है पाथ फंक्शन, ये भी है पाथ डिपेंडेंट यानी कि पाथ फंक्शन। या ऐसे भी देख सकते हो वर्क पाथ फंक्शन कैसे, मान लो किसी का हमको वर्क निकालना होता था, कोई ऐसा है, इसका पीवी डायग्राम है, वर्क हम क्या निकालते थे, इस पूरे को प्रोजेक्ट करते थे, इस पूरे का एरिया, मतलब ये पूरा का पूरा पाथ का एरिया लेते थे, कुछ को छोड़ नहीं सकते थे, केवल इनिशियल फाइनल से लेना देना नहीं था, पूरे पाथ से लेना देना था। तो ये कैसा फंक्शन है, वर्क पी डेल्टा भी वर्क है, तो ये कैसा फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, ये पॉइंट फंक्शन है या स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी क्यों, क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, इंटरनल एनर्जी किसी गिवन कंडीशन में होती है, ये ट्रांजिट की एनर्जी नहीं है, ये कंडीशन में किसी एक लोकेशन में, ये किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो अगर इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो यानी साइक्लिक प्रोसेस हो, उसके लिए पॉइंट फंक्शन इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है, में चेंज क्या होगा, जीरो। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम क्या बोलेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू
या यहाँ पे अगर बोलते हैं तो क्या लिखेंगे, P डेल्टा V। तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U बोल सकते हैं, किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। सॉरी डेल्टा U बोल रहा हूं, तुम लोग इस जागे सोए, वर्क डन है डेल्टा U 0 हुआ है ना, डेल्टा W, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W, ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए, बात समझ रहे हो, डेल्टा U 0 हुआ ना, तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W। कैसे समझ में आया? अभी चूंकि हम इस लेवल पे पढ़ रहे हैं 11-12 पे, तो यही जानेंगे। हमने थर्मोडायनेमिक्स का लॉ इसको कहा और इसी को कहेंगे, और इससे हमने क्या अचीव किया ये। लेकिन जब इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ोगे, ब्रांच कोई मैकेनिकल सिविल हुआ या जो भी, तो इंजीनियरिंग में पढ़ोगे तो वहाँ पे इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स का बेसिकली। वहाँ पे कई कारण होते हैं, क्लॉज होते हैं, उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। ये होता है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, इससे ये अचीव करके दिखाया जाता है। हमने यहाँ इससे ये अचीव कर दिया ना, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इसलिए अभी नहीं देखते हैं, वहाँ इससे ये अचीव करते हैं। खैर अभी आपको यही जानना जो है, तो इतनी बातें क्लियर है जो बोर्ड पे लिखा है। कुछ नोट आउट करना तो जल्दी से नोट करो। अब देखो फर्स्ट लॉ क्लियर है, फिर इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, कल कार्ड नोट पढ़ने के बाद फिर इस पे न्यूमेरिकल करेंगे इन पे। अभी बात करते हैं फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसमें तीन चीजें हैं। दरअसल तीन स्टेटमेंट से मिलकर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना है। तोड़ के अगर ब्रेक करके बात करें, एक हम देखेंगे कौन सा, एक देखेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्या है देखेंगे। एक पढ़ेंगे, बात करेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट, साइंटिस्ट का नाम है, और एक उस इन सबको गवर्न करता है एक और है क्लॉसियस इनइक्वलिटी बोलते हैं, जिसमें एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है। ये तीनों चीजें मिला के हम थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ बोलते हैं। तो सेकेंड लॉ जब पूछा जाए तो ये जो मैं तीन बातें कराऊंगा वो तीनों आएगी। पहले थोड़ा सा सेकेंड लॉ का कथा लिख लेते हैं, तो कथा जरूरी है। उस कथा को मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा जब एक एक स्टेटमेंट वाइज करता चलूंगा। जब क्लॉसियस लास्ट स्टेटमेंट खत्म होगा तो पूरी कथा एक्सप्लेन हो जाएगी, लेकिन चूंकि अरेंज रहे इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं पहले। तो लिखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, लिखो, लिखते चलेंगे समझते चलेंगे। लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिख लो, अलग जो होगा देखा जाएगा। लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब एक बात समझो जरा सेकेंड में, जरा यहां देखो फर्स्ट लॉ में क्या चीज, एक चीज दिखा था हमने, क्या चाहा था, या कोई क्या चाहेगा कि पूरा हीट पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाए। हम 2000 रुपया दिए, हम क्या चाहेंगे 2000 का पूरा काम हो जाए, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ चला ही जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ये तो बता रहा है कि पूरा हीट पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, 2000 में पूरा 2000 का काम हो ही नहीं सकता, फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है। लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता, क्यों कुछ ना कुछ मेरा बर्बाद चला जाएगा, ये फर्स्ट लॉ नहीं बताता, ये बताता है सेकेंड लॉ। कैसे बताता है, क्या बताता है देखेंगे। तो लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डजंट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, दो चीजें नहीं बताता, एक तो ये क्यों हुआ ये नहीं बताता, दूसरा ये नहीं बताता कि जो हीट का ट्रांसफर तो होगा लेकिन किस डायरेक्शन में होगा ये नहीं बताता। तो लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डजंट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, डजंट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, ये नहीं बताता कि हीट का ट्रांसफर किस डायरेक्शन, इतना बोलता है कि हीट ट्रांसफर होगा लेकिन किधर होगा वो नहीं बताता। लिखना फुल स्टॉप। इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच गिव डायरेक्शन, विच गिव डायरेक्शन, जो डायरेक्शन देता है, विच गिव डायरेक्शन, डायरेक्शन सेकेंड लॉ डायरेक्शन के बारे में बात करता है, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ, विच गिव डायरेक्शन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ, बोर्ड पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, ठीक, एंट्रोपी। एंड सो सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज, एंड सो सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, सेकेंड लॉ को ये भी बोलते हैं ऑल्सो नोन एज, लिखा बोर्ड पे डायरेक्शनल लॉ, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में बताता है। डायरेक्शनल लॉ इज ऑल्सो नोन एज
डायरेक्शनल लॉ। अब एंट्रोपी का क्या कॉन्सेप्ट होता है हम समझेंगे आगे चल के। अभी लिख लो, नीचे लिखना, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना, नीचे लिखना। फर्स्ट लॉ डजंट टेल, फर्स्ट लॉ नीचे लिखना, फर्स्ट लॉ डजंट टेल अबाउट द कंडीशन, डजंट टेल अबाउट द कंडीशन अंडर विच, अबाउट द कंडीशन अंडर विच doesn't tell about the condition under which heat can be transformed, heat can be transformed, heat can be transformed, heat can be transformed into work, heat can be transformed into work, heat can be transformed into work, and also it doesn't indicate, and also it doesn't indicate why the whole of heat energy, doesn't indicate why the whole, WHOLE, why the whole of heat energy मतलब complete, whole का मतलब complete, heat energy, why the whole of heat energy cannot be converted, heat energy cannot be converted into work, heat energy cannot be converted into work या मैकेनिकल वर्क, cannot be converted into mechanical work continuously, cannot be converted into mechanical work continuously। दूसरा ये नहीं बताता कि हीट क्यों पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता, फुल स्टॉप लिखना। It is the second law of thermodynamics, it is the second law of thermodynamics, second law of thermodynamics which answers all these questions, which answers all these questions, all these questions। क्लियर है? तो देखो इसमें जितनी बातें बताया ना वो मैं अभी समझाऊंगा आगे इसमें लॉ में कि ऐसा क्यों है। अभी स्टेटमेंट जो बातें ऊपर लिखे ना, इसमें जो 3 स्टेटमेंट हम देखेंगे, तीनों स्टेटमेंट को पढ़ते पढ़ते ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो जैसे फर्स्ट लॉ को पढ़ते समय इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट काम आया था, तो हमने पहले इंटरनल एनर्जी को जान लिया क्या होता है। उसी तरह से सेकेंड लॉ में जो पहला स्टेटमेंट देखेंगे वो हम देखेंगे, उसको बोलेंगे केल्विन प्लांक। मैं बताऊंगा आगे। जो 3 स्टेटमेंट बेसिकली होगा, एक केल्विन प्लांक होगा, एक क्लॉसेस स्टेटमेंट बोलेंगे और एक क्लॉसेस इनइक्वालिटी बोलेंगे। एक एक करके देखेंगे। केल्विन प्लांक को पढ़ने के लिए हमको कुछ बेसिक टर्म दो टर्म जानना चाहिए। उस टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं पहले। तो लिखते हैं थर्मल एनर्जी। जहां हमने बोला थर्मल और एनर्जी मतलब किसके बारे में? हीट एनर्जी। थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर, बात करते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर के बारे में। रिजर्वॉयर, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। अब क्या बोल रहा हूं? रिजर्वॉयर किसको बोलते हैं? रिजर्व रखता है जो किसी चीज को स्टोर करता है। जैसे पानी की टंकी, पानी की टंकी है, क्या करती है? रिजर्वॉयर है किसका? वाटर का, पानी को स्टोर करती है। ऑयल का टैंक होता है, किसका रिजर्वॉयर? ऑयल का रिजर्वॉयर है। उसी तरह से मैं हीट के रिजर्वॉयर की बात कर रहा हूँ। तो 2 तरह का रिजर्वॉयर होता है, एक सोर्स और सिंक। और रिजर्वॉयर उसको बोलते हैं जिसके पास वो चीज होता है और अच्छे अमाउंट में होता है, ठीक ठाक। जिसके पास एक ग्लास पानी है, तुम्हारा ग्लास में एक ग्लास पानी है, उसको रिजर्वॉयर नहीं बोलेंगे। रिजर्वॉयर जिसके पास रहता है अमाउंट, पानी की टंकी घर में लगी है 2000 लीटर 1500 लीटर, उसको बोलेंगे रिजर्वॉयर, टंकी को, क्योंकि वो रिजर्व करके रखा है आपने और फिर उससे सप्लाई यूज कर रहे हो डेली, तो वो कहलाएगा रिजर्वॉयर। जिसको कंज्यूम कर रहे हो, मग से पानी लेके निकाल रहे हो, उसको रिजर्वॉयर नहीं बोलेंगे, उसने रिजर्व करके नहीं रखा है। बात समझ में आ रही है? जो जनरली कहते हैं जिसके पास इनफ अमाउंट हो। तो उसी तरह से सोर्स या सिंक, सोर्स जो सप्लाई कर रहा होगा, एनर्जी दे रहा होगा हीट सोर्स, और सिंक जिसमें एनर्जी जा रहा होगा, लेकिन उसके पास ठीक ठाक अमाउंट होना चाहिए। जाने वाले के पास भी जो दे रहा है और लेने वाले के पास भी अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। जैसे हम कुछ रिजेक्ट करते हैं, जैसे धुआं ये है तुम्हारा कार वगैरह का, व्हीकल का धुआं कहाँ जाता है? इन्वायरमेंट में जाता है। इन्वायरमेंट क्या है? एक सिंक है। कैसा सिंक है? बहुत बड़ा सिंक है।
तो वो कहलाता है सिंक। उस सिंक में एक कार से निकले धुएं में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बहुत सारी कार हैं, इंडस्ट्री है, तो उस पर असर पड़ता है। आप समुद्र है, एक रिजर्वायर है, उसमें अगर तुम्हारा थोड़ा सा 2-4-10 बाल्टी गंदा पानी में चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बहुत अमाउंट जाए तो होता है, तो वो भी क्या कहलाता है? रिजर्वायर कहलाता है। तो सिंक कहलाता है, जिस सोर्स जो देता है, सिंक जिसमें ये करता है। लिखो सोर्स, लिखना सोर्स, सोर्स में लिखना, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर में सोर्स लिखना। इट इज, सोर्स में लिखा इट इज ए रिजर्वायर विच सप्लाइज, इट इज ए रिजर्वायर which supplies thermal energy without undergoing any temperature change, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी दे रहा है विदाउट अंडरगोइंग, मतलब ऐसा ना हो सोर्स जिसके पास थोड़ा नहीं, ऐसा ना हो कि वही एनर्जी सप्लाई करे और उसका ही टेम्परेचर चेंज हो जाए, मतलब उसको ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाए। सोर्स जिसके पास इनफ हो। समुद्र में से तुम 10 बाल्टी पानी निकालोगे, समुद्र की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ठाक रिजर्वायर है। नदी है या बहुत बड़ा डैम है, पानी को स्टोर किया है, उससे तुम 20 बाल्टी 50 बाल्टी पानी निकालोगे, कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे रिजर्वायर। जो सप्लाई कर रहा है पर उसके सेहत पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये सप्लाई कर रहा है बट उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहिए। टेम्परेचर चेंज कब करता है? जब हीट निकलता है। तो ऐसा ना हो कि देने वाले के पास ही इतना ज्यादा दे दे या उसको इतना फर्क पड़ जाए कि उसका ही हीट घट जाए, वो उसी का टेम्परेचर गिर जाए या उसी के टेम्परेचर में चेंज आ जाए। बात समझ में आ रहा है? तो लिख लो, सोर्स लिखिए, सिंक लिखना नीचे। सिंक भी रिजर्वायर है जो एनर्जी को लेता है और उसमें भी चेंज नहीं आए। मतलब समुद्र है, कुछ बाल्टी पानी अगर उसमें गंदा चला भी जाए फर्क नहीं पड़े, इन्वायरमेंट में 2-4 कार के धुएं से फर्क नहीं पड़े, तो लिखो इट इज ए रिजर्वायर सिंक, इट इज ए रिजर्वायर विच एब्जॉर्ब्स थर्मल एनर्जी without undergoing any temperature change, इतनी बातें क्लियर है? विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। तो सेकेंड लॉ का मैंने भूमिका तक बता दिया, मतलब जहां से अब प्योरली तीनों स्टेटमेंट की बात होगी वो हम कल देखेंगे। कल प्योरली 3 स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक, क्लॉसियस स्टेटमेंट और क्लॉसियस इनइक्वालिटी, थोड़ा सा वो देखेंगे और कार्नोट इंजन देखेंगे। तो कल हमारी थ्योरी चैप्टर की खत्म हो जाएगी। फिर एक लेक्चर करेंगे न्यूमेरिकल अलग टाइप के, और उसके बाद लास्ट लेक्चर हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कुछ एक और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, जेई के हिसाब से तो करा ही चुका हूँ, लेकिन कुछ और करा दूंगा। ठीक है, चलो।